उत्पादन बढ़े पर स्तर न गिरे। आज विश्व में आवश्यकताएं बहुत बढ़ी हुई नजर आती हैं। पहले के लोग बहुत सीमित कपड़े, खाद्य पदार्थों और धन दौलत, घर मकान आदि में काम चला लेते थे। मोटा पहनना, मोटा खाना एवं थोड़ा कमाना, संयमित जीवन बिताना ही उनका आदर्श था। प्राचीन ग्रंथानुसार उस समय के मनुष्य प्रधानतः दो ही वस्त्र रखते थे, एक अधो वस्त्र धोती जैसा, दूसरा उत्तरीय ऊपर के शरीर को ढकने का। पर आज हम देखते हैं कि 7 वस्त्र तो मामूली बात है। धोती के भीतर अंडरवियर या कच्छा और ऊपर में गंजी, उसके ऊपर कमीज, फिर कोट, सर पर टोपी या पगड़ी, पॉकेट में रुमाल और चद्दर, शॉल, दुशाले आदि। यह साधारण वेश हुआ। विशेष में तो एक धोती के स्थान पर पैंट, सूथना, पजामा, चूड़ीदार, हाफ पैंट, ब्रिजेस आदि कई प्रकार व अनेक डिजाइन के अधो वस्त्र, जैकेट, चोले, वस्त्र कोट, जवाहर जैकेट, कई प्रकार की अंगरखी, सर्दी के मौसम में हाथ और पाँव में मोजे, कान पर कनपेंच या कोई और वस्त्र, इसी तरह के सर के भी साफा, पगड़ी आदि अनेक वस्त्र हमारी आवश्यकता में शुमार हो गए हैं। और इन वस्त्रों में पतले मोटे रेशमी सूती अनेक रंग, अनेक डिजाइन, जिनकी गणना भी पूरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार खाने वाली पदार्थों की, रहने के मकानों की, वाहनों की, यावत घर बिखरी के सामानों की इतनी अधिक आवश्यकताएं बढ़ गई हैं कि इनको बसाने में बहुत समय और द्रव्य का खर्चा हो जाता है। कहिए, जब हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति होना ही कठिन है, तृष्णा का अंत है ही कहाँ। नित्य नए डिजाइन व नित्य नई वस्तुएं बनती रहती हैं और जिसको देखते हैं उसी ओर मन ललचा जाता है। आवश्यकता तो सीमित हो सकती है, पर तृष्णा की सीमा नहीं होती। पहनने के कपड़ों और गहनों से अलमारियां भरी पड़ी हैं, पर कोई नया डिजाइन देखा तो इसे भी ले ले, इस प्रकार की लालसाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य का मस्तिष्क विज्ञान का भंडार है। नित्य नई खोज मानव बुद्धि का चमत्कार है। विचारों का प्रवाह प्रतिपल चलता रहता है, वह रोके नहीं रुकता है। जैसे है उससे संतोष नहीं, और चाहिए, ऐसा चाहिए, इतना चाहिए, इस तरह का चाहिए, ऐसी विचार लहरी दौड़ती हैं और संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। घर में थान के बोरे भरे पड़े हैं, पर मन में होता है कि यह कितने दिनों का, अरे यह तो थोड़े दिनों में ही समाप्त हो जाएगा, और संग्रह कर लिया जाए तो अच्छा हो। सच पूछिए, भगवान ने प्राणी को अमर नहीं बनाया तो अच्छा ही किया, नहीं तो ना मालूम मनुष्य कितना संग्रह करने लगता। उसका सारा जीवन अतृप्त ही रहता और वह संग्रह के धंधे में ही चक्कर काटता रहता। पर बलिहारी है प्रकृति की, उसने जीवन के साथ मरण का भी गठबंधन कर दिया। प्रकृति का अटल नियम है कि जो जन्म लेगा वह अवश्य मरेगा, जो उत्पन्न होगा उसका विनाश भी होगा। इस सत्य को जानने पर कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि एक श्वास आया दूसरा न आया, प्रकृति के एक हल्के से झोंके से बड़ी चट्टान गिर जाती है। सुदृढ़ मकान भूमि सात हो जाते हैं, शहर वीरान हो जाते हैं, बस्ती खड़े खड़े उजड़ जाती है। यह सब हम प्रतिपल देख रहे हैं। उत्पादन प्रतिपल होता है तो विनाश भी प्रतिक्षण होता है। हम भी उसी प्रकृति के पुतले हैं। थोड़े दिनों के लिए खेल खेलने के लिए आए और जब भी घंटा बज गया चल पड़े। यह जानते हुए भी, समझते हुए भी हम बेईमान हैं। यही तमाशा है। मरण सामने दिख रहा है, पर हम अपने को अमर से समझकर प्रवृत्ति कर रहे हैं। थोड़े से जीवन के लिए कितना छल, छिद्र, प्रपंच, अन्याय, हिंसा व द्वेष बुद्धि। हैरान है कि यह सब किस लिए, क्यों? मनुष्य नित्य नए आविष्कार करता है। उसका मस्तिष्क खाली बैठा नहीं रहता, उसके मन में उछल कूद मचती रहती है। उत्पादन और संग्रह इतना बढ़ता जाता है कि उससे अपने जीवन तक ही नहीं, 7 पीढ़ियों या 50 पीढ़ियों तक के लोग खाते रहें, पर प्रकृति को यह बर्दाश्त नहीं। वह प्राणी की समस्त आशाओं पर पानी फेर देती है।
सात पीढ़ी के लिए संग्रहित धन और वस्तुएं चंद क्षणों में ही नाश हो जाती है। उन्हें टिकाए रखने की भरपूर चेष्टा की जाती है, पर वे रह नहीं पाती। इस माया लीला या प्रकृति का विधान कोई जान नहीं पाया। बड़े बड़े बुद्धिवादी हार गए पर पार नहीं पाया। आज मानव की संख्या प्रबल वेग से बढ़ रही है। संख्या के अनुपात में उत्पादन की वृद्धि हो, यह नारा लगाया जाना स्वाभाविक ही है। समस्त राष्ट्र इसी होड़ में लगे हैं कि नित्य नए अनुसंधान हो, आविष्कार हो और अधिकाधिक उत्पादन हो। मनुष्य के हाथ मशीनों के आगे बेकार साबित हो रहे हैं। इस मशीन युग ने गजब ढा दिया। सैकड़ों हजारों आदमियों का काम एक ऑटोमेटिक मशीन कर डालती है। चंद व्यक्तियों ने लाखों व्यक्तियों को बेकार बना दिया। लगता तो यह है कि इन कारखानों में इतने व्यक्तियों को काम मिल गया, पर जरा सोचने पर विदित होता है कि चंद व्यक्तियों को काम मिला और हजारों बेकार हो गए। उत्पादन बढ़ाया तो उसे खपाने की धुन सवार हुई, क्योंकि कहावत है, बेटी और माल चाहे कोई करोड़पति ही क्यों ना हो, घर में टिक नहीं सकते। एक व्यक्ति के पास लाख रुपया हो तो वह आनंद से अपना और अपने परिवार का जीवन बिता सकता है, पर तृष्णा उसे और भी उत्पादन की ओर ढकेलती है। कोई उन रुपयों को ब्याज में लगाकर बढ़ाता है, कोई व्यापार कर, पर रुपया किसी घर में टिकता नहीं। उसे तिजोरी में रखने से बेचैनी हो जाती है। मन में होता है कि इसमें पड़े रहने से क्या लाभ, किसी को ब्याज में दे या व्यापार में दे तो बढ़ेगा ही। खाते खाते तो कुएं ही सूख जाते हैं। इस तरह उत्पादन की वृद्धि की प्रक्रिया चलती ही रहती है। किसान चंद दानों से सैकड़ों हजारों मन धान के लिए जोतता है, पर खाने योग्य रखकर बेच डालता है। फिर फसल का समय आता है और हल जोतकर उत्पादन की तैयारी कर बैठता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ पैदा करे और इसी से सृष्टि चलती है। उत्पादन करना, बढ़ाते जाना जीव का धर्म है तो खपाते जाना, विनाश कर डालना भी उसी का या प्रकृति का धर्म है। दोनों का चक्कर चलता रहता है। कभी उत्पादन बढ़ता है तो कभी विनाश। वैसे दोनों साथ में भी चलते रहते हैं। उत्पादन किया जाए, बढ़ाया जाए या ठीक है, क्योंकि निकम्मा रहना अच्छा नहीं। ईश्वर या प्रकृति ने हाथ पांव दिए हैं तो उन्हें चलाते रहना ही चाहिए। दूसरों के उत्पादन पर हमारा जीवन टिका है तो हम भी कुछ ऐसे उत्पादन करें कि जिससे हमारा व दूसरों का जीवन चल सके। पूर्व काल में आवश्यकताएं कम थी और संतोष भी रहता था, इसलिए जो थोड़ा उत्पादन करते उसी में मस्त रहते। कुछ प्रकृति भी अनुकूल थी, थोड़े प्रयत्न से अधिक उपजता था, इसलिए उन्होंने अपने बचे हुए समय का सदुपयोग अंतर जगत की शोध में लगाया। उनके विचार में भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कराना ही जीवन की सफलता नहीं, ध्येय नहीं। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके भीतर भी कुछ है, पर भौतिक आवश्यकताओं में लगे रहने के कारण उसे देख नहीं पाते। अंतर्मुखी होने के लिए बाहर से मुख मोड़ना होगा, साधना करनी होगी। उस साधना के भिन्न भिन्न पथ धर्म या आधार के रूप में प्रकटित हुए। बहिर्मुख वृत्ति को छोड़कर अंतर की शोध की गई। उत्पादन तो वहाँ भी हुआ, पर विभिन्न प्रकार का। भौतिक पदार्थों का उत्पादन नहीं, आत्मिक और गुणों और शक्तियों का उत्पादन हुआ। आवश्यकताएं सीमित होनी ही थी, क्योंकि बिखरी हुई शक्ति को एकाग्र किए बिना साधना संभव नहीं। आवश्यकताओं को पूर्ति में फंसा हुआ मन चंचल बना हुआ रहता है। एक आवश्यकता की पूर्ति हुई तो दूसरी की इच्छा और प्रकटित हुई। उसी की उधेड़ बुन में लगे रहने से अंतरात्मा की शोध हो नहीं सकती। भौतिक उत्पादन को ही ले, वह आज विश्व में खूब बढ़ रहा है, क्योंकि उत्पादन के बिना स्थिति संभव नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो उत्पादन बढ़ना ही चाहिए। इसके बिना संतुलन ठीक रह नहीं सकता। पर इस उत्पादन में एक बड़ी कमी यह आ गई है कि इसका स्तर दिनों दिन गिर रहा है। चीजें सस्ती और लुभावनी बनती हैं पर टिकाऊ नहीं। हमारे कागजों ही लीजिए, पहले हाथ के बनते थे, अब मशीन के देखने में साफ सुथरे और दामों में सस्ते। पहले के कागजों की घुटाई का काम करना पड़ता था तो टिकाऊ भी वे जितने होते थे आज के नहीं हो सकते। करीब 800 वर्ष की कागज की प्रतियां तो मैंने स्वयं देखी हैं।
उसका कागज और संभाल के रखे जाने पर स्याही आज भी ऐसी स्थिति में है कि 500-400 वर्ष और भी न बिगड़े, पर मिल का कागज बढ़िया होते हुए थोड़े वर्षों में जीवन शेष होने लगता है। 150 वर्ष पहले की छपी हुई किताबें आज किस स्थिति में है, हम सबको अनुभव है। यही हाल स्याही और अन्य रंगों का है। 1500 वर्ष पुराने चित्रों का रंग और लिखी प्रतियों की स्याही आज भी चमक रही है। तब आज की स्याही और रंगों की स्थिति से तो हम परिचित ही हैं। थोड़े वर्ष पहले तक उत्पादकों में यह भावना थी कि चीज़ अच्छी और टिकाऊ बने, पर आज उस भावना में बहुत अंतर आ गया है। आज के उत्पादक यही चाहते हैं कि बनी हुई चीज़ें जल्दी जल्दी नष्ट हो जाएं, ताकि लोग नए उत्पादनों को खरीदते रहें। दिखने में आकर्षक और सस्ते लगते हों, पर वे पड़ते बहुत महंगे हैं। 2-4 उदाहरण दूं। मेरे देखते देखते जर्मनी की चीज़ें बड़ी मजबूत मानी जाती थी और जापान की सस्ती होती पर टिकाऊ नहीं। इसीलिए वह कहावत प्रसिद्ध हुई है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार। अर्थात जर्मनी की टिकाऊ चीज़ों के दाम कुछ अधिक रहने पर भी वे बहुत अधिक दिनों तक काम देंगी। इस दिनों में जापान वाली सस्ती चीज़ें कई बार टूट फूट जाएंगी और टूटी हुई चीज़ों का मूल्य मिलाने से बहुत सस्ता भी सदा महंगा पड़ेगा। अब घड़ियों को लीजिए। मेरे मकान में सेंट थॉमस की घड़ी 50 वर्ष पहले की आज तक बराबर चल रही है। 2-4 वर्ष में ऑयलिंग भले ही करा लो, पर ना तो उसका कभी पुर्जा कब्जा टूटा, ना कभी खराब और बंद हुई। पर आज की घड़ियां तो रोज़ बीमार, कभी फनर टूट गया, कभी कुछ और खराबी हो गई। उनकी नित्य की मरम्मत बड़ी भारी पड़ती है। खैर, दाम तो सभी चीज़ों के बढ़ गए हैं, पर कोई बात नहीं। पर चीज़ की क्वालिटी इतनी घट गई है, यही विचारणीय समस्या है। पहले जापान की सस्ती माने जाने वाली दीवार घड़ी जो 5 रुपए में खरीदी गई थी, 20 वर्षों से काम दे रही है। पर अभी मैंने 70-80 रुपए की घड़ी खरीदी, वह भी रोज़ बीमार। यही हाल हाथ घड़ियों का है। दाम तो 10-20 गुने लगते ही हैं, पर काम 10-20 गुना कम भी नहीं देती। इस तरह की स्थिति सभी चीज़ों की है। इधर मूल्य बढ़े, पर चीज़ों के स्तर घटते ही घटते जा रहे हैं। लोग कहते हैं आविष्कार बढ़े हैं, उत्पादन बढ़े हैं, हम आगे बढ़े हैं, पर मैं मानता हूँ रुपए का मूल्य घटा है और चीज़ों के दाम बढ़े हैं। अनीति बढ़ी है, नीति घटी है, धोखाधड़ी बढ़ी है, सजावट घटी है, दाम बढ़े हैं पर टिकाऊपन भी घटा है, मोल बढ़ा है पर स्तर ऊंचा नहीं हुआ या नहीं बढ़ा। हमारा दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तरफ रुपए अधिक लगते हैं, दूसरी तरफ चीज़ घटिया और बिना टिकाऊ हाथ आती है। यह स्थिति शोभनीय नहीं कही जा सकती। खिलौने आदि को भी ले लीजिए। पहले लकड़ी था, लोहे के बनते थे तो टिकाऊपन था, पर आज सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनने लगी है और उसका उत्पादन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बाल संवारने के कंघे 4-6 पैसे में मिलने लगे हैं ज़रूर, पर टिकते कितने दिन हैं यह भी देखिए। आज किया और 10-15 दिन में टूटकर निकम्मा हो गया। बच्चों के खिलौने और सजावट के सामान और घर बिक्री की चीज़ें, प्याली, डब्बी आदि हर प्रकार की चीज़ें प्लास्टिक की खूब बनने लग गई हैं। वे दिखने में सुंदर, पैसे में सस्ती, पर ज़रा सी ठेस लगी कि खत्म। नित्य नई चीज़ें व उसके डिज़ाइन निकलते रहते हैं। लोग उनसे आकर्षित होकर खरीदते रहते हैं। बिक्री बढ़ती है तो उत्पादन भी ज़ोर शोर से होता है, पर चीज़ें आज खरीदी और चंद दिनों में ही टूट फूट कर नष्ट हो गई। इससे देश की कितनी बर्बादी होती है, इसका गंभीरता से विचार कीजिए। ऐसे उत्पादनों को बढ़ाइए मत, रोकिए, जो कि देश की तबाही कर रहे हैं। अब दवाओं को देखिए। इंजेक्शन जब चालू हुए थे तो इतने अच्छे कामयाब थे कि एक इंजेक्शन लेते ही रोग तुरंत काबू में आ जाता था। पर आज इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेते जाइए, थोड़ा ठीक मालूम हुआ फिर वही स्थिति। डॉक्टरों के पास इंजेक्शन ही एक इलाज रह गया है और इससे आज बड़ी तबाही मच रही है। मध्यम स्थिति के लोग तो इससे बर्बाद हो रहे हैं। भारत में विदेशों के अनुकरण में उत्पादन बढ़ाने का खूब प्रयत्न हो रहा है।
और इससे देश की बहुत बड़ी उन्नति मानी जाती है। पर अभी विदेशों के ही अनुपात से देखिए हमारी उत्पादन की वस्तुओं का स्तर कितना नीचे है। बाहर की चीज़ों को लोग अधिकतम दाम देकर खरीदते हैं, पर भारत की चीज़ों को सस्ते में भी खरीदना नहीं चाहते। इसका कारण स्पष्ट है कि वे उतना कार्यकारी नहीं। हमारे यहाँ के उत्पादक प्रायः अनीति का आश्रय लेते हैं, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, बाहर कुछ है भीतर कुछ है, नकल अधिक है असल नहीं। तब कहिए उनका विश्वास हो भी कैसे। धोखा खाते हैं तो रहा सहा विश्वास भी उठ जाता है। आज एक चीज़ निकली वह चालू नहीं हुई, जमी नहीं, इससे पहले स्टैंडर्ड गिरा दिया। एक ने नहीं किया तो दूसरे ने नकल करके थोड़ा सस्ता करके उसे नुकसान पहुंचाया। ऐसी अनैतिक स्थिति जो बढ़ती जा रही है देश के लिए बहुत घातक है। भारत के प्राचीन गौरव के तो सर्वथा प्रतिकूल ही है। यह आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह का घोर पतन है। सोचें और सुधारें। अखंड ज्योति, जून 1957, पृष्ठ संख्या 23, 24, 25, 26। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।